नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट क्लासेज में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या होता है रेडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ संपन्न होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ संपन्न होते हैं, दोनों साथ संपन्न होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो हमने डेफिनेशन में देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन दोनों साथ संपन्न होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो पहले देखते हैं रिडक्शन, अपचयन, और एक अपने पास है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब देखो, अब इनमें वन बाय वन हम अंतर करते हैं। पहला अंतर रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? हाइड्रोजन का हटना। तो यहां पर कह दूंगा हाइड्रोजन का हटना। अगला ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर लिखूंगा मैं ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? आपके रिडक्शन। और यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का जुड़ना। आगे अधिक विद्युतधनी तत्व का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, जबकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यह है, मैं कह दूं विद्युत धनी तत्व का जुड़ना विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है, जबकि विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का हटना या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑब्लिक हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे मैं कहूं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कमी रिडक्शन कहलाता है, जबकि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि क्या कहलाता है? आपके ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, और यहां पर कह दूंगा धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ये अपने कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे देखो मेरे पास है A+2, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है A+1। तो यहां पर A का क्या हुआ है? रिडक्शन। देखो यहां पर +2 है, यहां पर +1 है। क्या यहां पर ज्यादा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है? +2 है, यहां पर है +1। तो मैंने क्या कहा? धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। देख लो +2 से +1, ये है आपके रिडक्शन। यहां पर जैसे अपने पास है A+1,
ये बना रहा है A+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर क्या धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई है, +1 से +2 में चला गया, तो यहां पर A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देखो मैं कहूंगा ऋणात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन, जबकि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऋणात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। जैसे अपने पास है, जैसे A-1 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है A-2। देख लो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक यहां पर -1 था, यहां पर हो गया है -2। क्या यहां पर जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसमें वृद्धि हुई है, इसीलिए हम कह देंगे कि यहां पर A का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आगे यहां पर देखो जैसे अपने पास है A-1 A-2 है, ये कन्वर्ट होकर बना रहा है A-1 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहां पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक में कमी आई है, इसीलिए हम कह देंगे कि यहां पर A का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यह है अपने, उतारो आप एक बार फिर से देख लो क्या कहा हमने। ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ संपन्न होते हैं उसे हम रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। आपसे पूछे रेडॉक्स विक्रिया में होता है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों या दोनों नहीं, तो क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों संपन्न होते हैं। अब बात करें अंतर की कि ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपचयन में क्या अंतर है, तो कह देंगे हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, जबकि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना कहलाता है अपचयन, जबकि विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना या हटना कहलाता है अपने ऑक्सीकरण। धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आना कहलाता है अपचयन, जैसे A+1 से A+2 से बना है A+1। और यहां पर मैं कहूं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि क्या कहलाता है, अपने ऑक्सीकरण, जैसे अपने हैं A+1 से A+2। अब मैं बात करूं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कहलाता है अपने अपचयन, जैसे A-1 से बना रहा है A-2। और यहां पर मैं कहूं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कमी क्या कहलाता है, अपने ऑक्सीकरण, जैसे अपने पास है A-2 से A-1। तो ये अपने हो गया है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम थोड़ा सा यहां पर एक बात और कर लेते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। पहले हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण अपचयन, अब बोल रहा हूं मैं ऑक्सीकारक और अपचायक। यह है अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यह है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक अपने रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या होता है ऑक्सीकारक और अपचयन, आपको नाम समान लग रहा होगा, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक, अपचयन और अपचायक। तो अगर आप इनके नाम के आधार पर चलोगे तो आप गलत कर बैठोगे, जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। देखो क्या होगा यहां पर, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक वो होता है जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करे, अर्थात स्वयं का क्या होगा, अपचयन, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करे और यहां पर कहेंगे जो सामने वाले का अपचयन करे। जो सामने वाले का अपचयन करे। हाँ भाई, यहां पर जो स्वयं है, जो ऑक्सीकारक है, उस स्वयं का ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन। तो यहां पर देखो, यहां पर जो खुद है उस स्वयं का क्या होगा, अपचयन। यहां मैं कहूं यहां स्वयं का
अपचयन होता है, और मैं कह दूंगा इसमें स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। आगे, क्योंकि यहां पर स्वयं का अपचयन हो रहा है, सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा है, इसीलिए यह लुईस अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है। तो जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी तरह व्यवहार करता है? लुईस अम्ल या लुईस क्षार? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और इसमें हम कह देंगे यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कमी आती है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। तो ये हो गया अपने ऑक्सीकारक, अपचायक और ऑक्सीकरण और अपचयन। देख लो क्या होता है, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करे वो है ऑक्सीकारक, जो सामने वाले का अपचयन करे वो क्या है? अपचायक। यह स्वयं का क्या होता है? यहां स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है, और यह यहां स्वयं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और यह जो है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये अपने हो गया है ऑक्सीकारक और अपचायक। अब हम देखो आगे देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण अंक। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण अंक, फिर हम आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि ऑक्सीकारक कौन है, इसमें कौन अपचायक है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक देखो क्या होता है ऑक्सीकरण अंक। किसी यौगिक में तत्व पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। किसी यौगिक में तत्व पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब देखो इसको उदाहरण के द्वारा। अपने पास उदाहरण है NaCl। जैसे मैं आपसे पूछ लूं NaCl में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको 2 आयन मिलेंगे। देखो अगर आप NaCl को तोड़ते हो तो यहां पर आपको 2 आयन मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या ये इन पर वास्तविक आवेश है? बिल्कुल वास्तविक आवेश है। तो आप कह सकते हो NaCl में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1, और NaCl में Cl की अर्थात क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? -1। तो यहां पर आप कह दोगे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है +1। NaCl में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक है +1। मैं कहूं NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? आप कह दोगे -1। यहां पर तो आपको दिख गया था। अब मैं आपसे पूछ लूं CH4, क्या ये मीथेन है? CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक बताओ, या मैं कहूं CH4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक बताओ। तो क्या यहां पर आपको कोई आवेश दिख रहा है इनके ऊपर? नहीं दिख रहा है। तो अब देखोगे CH4 में जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यह है अपने पास -4,
और CH4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है अपने पास +1। मैंने कैसे कर दिया है हाइड्रोजन का +1 और कार्बन का -4। इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हम ज्ञात करते हैं, और यह भी बताऊंगा कि मैंने हाइड्रोजन का +1 क्यों लिया है। तो यहां पर देखो काल्पनिक आवेश मानना है हमने कि कार्बन का है -4 और हाइड्रोजन का क्या है +1। तो इस प्रकार से आप दिए गए यौगिक स्पीशीज में तत्वों का ऑक्सीकरण अंक बता सकते हो। अब हम देखो सीखते हैं ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं। अपना बिल्कुल आसान सा उदाहरण है, H2 + O2 कन्वर्ट होके बना रहा है H2। सबको पता है H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं आपके H2। अब यहां पर आपसे पूछ ले कि इसमें दिए गए उदाहरण में ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो इतने प्रश्न है, तो इनके जवाब के लिए हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहां पर क्या वास्तव में ऑक्सीकरण हुआ है तो किसका हुआ है और किसने इसका ऑक्सीकरण किया है। 3 चीजें, ऑक्सीकरण हुआ है या नहीं, हुआ है तो किसका हुआ है, और हुआ है तो किसने किया है। तो पहले देखो हम कहेंगे कि जो मानक तत्व है, मानक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक 0 माना जाता है। मूल अवस्था में जैसे आपके पास है H2O2 N2, तो ये अपने मूल अवस्था में है, तो मानक तत्वों का जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 माना जाता है। तो यहां पर आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका 0। यहां पर आपके जो ऑक्सीजन है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। क्या दोनों के पास 0 है। अब यहां पर देखो आप H2O में ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ये है इसका -2, और यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। ये हमने माना है, अभी बताऊंगा। अभी आप मान लो कि मैंने बताया है कि H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 और ऑक्सीजन का क्या है -2। अब आप देखो क्या यहां पर आपके हाइड्रोजन 0 में था, 0 से किस में चला गया, ये +1 में। बता जब हाइड्रोजन 0 ऑक्सीजन अवस्था में था उससे वो चला गया +1 में, तो इस दौरान इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या फिर त्यागे हैं। अर्थात यहां पर इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है ऑक्सीकरण, क्या हुआ है ऑक्सीकरण। तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। यहां पर आपके पास जो ऑक्सीजन है वह 0 में है, यहां पर किस में चला गया वो -2 में। क्या इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसीलिए यहां पर इस ऑक्सीजन का क्या हो गया है अपचयन। यहां पर इस ऑक्सीजन का हो गया है अपचयन। देखो अब हम देखते हैं यहां पर कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। यहां पर अपने हाइड्रोजन 0 में था, चला गया +1 में, इसका क्या हो गया है ऑक्सीकरण। तो किसने किया इसका ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीजन ने। किसने किया है ऑक्सीजन ने। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीकारक, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करे, अर्थात तो स्वयं का क्या हो अपचयन। में कहूं इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक बराबर कौन है आपके पास ऑक्सीकारक है ऑक्सीजन। और मेरे से पूछे कि इस अभिक्रिया में अपचायक कौन होता है, जो सामने वाले का अपचयन करे, अर्थात स्वयं का क्या हो ऑक्सीकरण। यहां पर देखो इस हाइड्रोजन का स्वयं का हुआ ऑक्सीकरण, इसने सामने वाले अर्थात ऑक्सीजन का क्या कर दिया है अपचयन। तो यहां पर अपचायक कौन है हाइड्रोजन। तो आप कह सकते हो कि यहां पर ऑक्सीकारक है O2 और अपचायक है H2 हाइड्रोजन है। बता सकते हो क्योंकि यहां पर आपके ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ ना ऑक्सीकरण और अपचयन, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में किसका, पहले हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि जैसे मानक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो यहां पर पहले देखते हैं कुछ तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण अंक। कुछ तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण अंक, सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें पहला मैं बताऊंगा
कि तत्वों के विभिन्न अपरूपों में उसका ऑक्सीकरण शून्य माना जाता है। तत्वों के विभिन्न अपरूपों में ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर शून्य माना जाता है। जैसे आपके पास कार्बन है तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट। आपसे पूछ ले ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीजन अंक क्या है, तो क्या आएगा जवाब? 0। हीरे में कार्बन का ऑक्सीजन अंक क्या है? 0। जैसे आपके पास है ग्रेफाइट, हीरा हुआ। इसके अलावा जैसे आपके पास O3 है, N2 है, O2 है आदि, इनका ऑक्सीजन अंक क्या मानोगे आप? 0 मानोगे सामान्यतः। अब अगली बात मैं बात कर लेता हूं अपने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं कह दूंगा सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक क्या होता है? +1। यह है सामान्यतः, जनरली। लेकिन यह जनरली है, हमेशा नहीं है। कभी कभी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक -1 भी होता है। वो कब होगा? जब यह फर्स्ट A/ सेकेंड A के हाइड्राइडों में, फर्स्ट A सेकेंड A, या मैं कहूं बोरोन और एल्यूमिनियम, फर्स्ट A सेकेंड A बोरोन तथा एल्यूमिनियम के हाइड्राइडों में जो आपके पास हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन अंक क्या लेना है आपको? -1 के हाइड्राइडों में, के हाइड्राइडों में इसका ऑक्सीजन अंक क्या लेते हैं? हमें -1 लेते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -2 होता है। यह है सामान्यतः, और इसको हम कहते हैं ऑक्साइड में। जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक क्या होगा? -2। दूसरा यहां पर आपके पास है -1, यह होता है आपके परोक्साइड में। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -1/2 भी होता है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -1/2 होता है तो उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। आगे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक +1/2 भी होता है। यह आपके पीटी और जीनोन के संकुलों में, जीनोन के यौगिकों में होता है। जैसे आपके पास है O2 PTF6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक +1 और +2 भी होता है। +1 और +2 ऑक्सीजन अंक यह होता है फ्लोरीन के साथ बने हुए यौगिकों में, फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों में। फ्लोरीन के साथ जो यौगिक बने होते हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक क्या होता है? +1 और +2। जैसे आपके पास है O2F2, OF2 आदि, इनमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन अंक होता है +1 और +2। तो आपको याद रखना है, फिर से देख लो, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन अंक क्या होता है सामान्यतः? -2। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -2 हो तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्साइड। जब -1 हो तो क्या कहोगे आप उसको? परोक्साइड। -1/2 हो तो सुपर ऑक्साइड, और +1/2 ये आपके किस में होगा? +1/2 पीटी और जिनोन के साथ बने हुए यौगिकों में, और +1 और +2 होगा आपके फ्लोरीन के साथ बने हुए यौगिकों में। आपसे पूछ ले जैसे निम्न में से किन यौगिकों के साथ, किन यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक +1 होता है? तो क्या देख रहा है? फ्लोरीन के साथ बने हुए यौगिकों में। ठीक है, आगे देखो। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता चल गया है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का। एक यहां पर देख लेते हैं आपके फर्स्ट ए और सेकंड ए का। फर्स्ट ए इसका होता है +1, ये निश्चित है, और सेकंड ए का जो तत्व है उनका ऑक्सीजन क्या होगा? हमेशा
+2। आवर्त सारणी में जो आपके फर्स्ट ए और सेकंड ए हैं, इसको आप कहते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का ऑक्सीजन अंक क्या होता है? निश्चित होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ए हमेशा +1 दर्शाएगा और सेकंड ए हमेशा +2 दर्शाएगा। ये सदैव है भाई, ये है सदैव, ये कभी चेंज नहीं होगा। आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है, फर्स्ट ए और सेकंड ए है, इनका ऑक्सीजन अंक क्या होता है? निश्चित होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, उनमें ज्ञात करेंगे कि कहां पर आपके पास ऑक्सीजन अंक +1 है, कहां पर +2 है, कौन ऑक्साइड है, कौन पेरोक्साइड है, वो देखते हैं। एक में आपके एक लाइन और लिखा दूं, यहां पर जो ऑक्सीजन अंक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। जैसे यहां पर देख लो, आप इसको आराम से समझ सकते हो इसके द्वारा। यहां पर देख लो, मैंने बताया है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -2 भी होता है। क्या ये ऋणात्मक है? बिल्कुल है। मैंने कहा +1 भी होता है, +2 भी होता है। क्या ये धनात्मक है? बिल्कुल है। आगे देखो, मैंने कहा है -1/2 +1/2 भी। क्या ये भिन्नात्मक है? बिल्कुल है। और O3 में आप जानते हो, O3 में क्या होता है? 0। तो क्या 0 भी है? बिल्कुल है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, ऑक्सीजन अंक ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर भिन्नात्मक हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक, ऋणात्मक, -0 या भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक हो सकता है, या आपके धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। आगे देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वो रहेगा, दिए गए यौगिकों में प्रदर्शित तत्व का ऑक्सीजन अंक बताए, या पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा पेरोक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं है। आपको यह बताना है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं है। इसका मतलब बाकी सब में 3 में तो -1 ही होगा। पहला विकल्प आपके पास CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, दूसरा आपके पास है B2H6 डाइबोरन, तीसरा आपके पास है PS3 फास्फीन और चौथा विकल्प आपके पास है MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो आप ये बताओ, इनमें से किस यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं है। देखो देखिए आप, तो देखो मैंने आपको बताया था, सामान्यतः जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। लेकिन -1 किस में होता है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, बोरोन तथा एल्यूमिनियम के साथ बने हुए यौगिकों में जो आपके पास हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? क्या होता है? -1 होता है। तो क्या ये कैल्शियम हाइड्राइड क्या है? एस ब्लॉक से है, सेकेंड ए का है, तो यहां पर क्या है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? -1। B2H6 डाइबोरिन, क्या बोरोन आ गया? बोरोन का हाइड्राइड है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, क्या यह भी सेकेंड ए का है? तो यहां पर भी क्या है? -1। PS3 फोस्फीन, क्या ये आपके P ब्लॉक में है? इसीलिए यहां पर आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। ठीक है, बता सकते हो। तो ऐसे आपको बताना है भाई, ये भी हाइड्राइड है एस ब्लॉक का, ये भी एस ब्लॉक का हाइड्राइड है, ये आपके बोरोन डाइबोरिन है, तो यहां पर आपके -1 है। तो अलग कौन हो गया? PS3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक लाइन लिखा देता हूं। एक यौगिक में उपस्थित है सभी तत्वों की
ऑक्सीडेशन नंबर का योग, सभी तत्वों के ऑक्सीजन अंकों का योग, ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है। मैं यहां पर कहूं इस मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के जो तत्व हैं इनका ऑक्सीजन अंकों का योग क्या होगा? कोई आवेश नहीं है तो क्या आएगा आंसर? 0। क्या आएगा जवाब? 0। क्योंकि आपको पता है इसमें जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन अवस्था है -4 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। 4 है तो 4 से गुणा कर दो तो ये हो गया आपके पास +4। नेट योग क्या हो गया है? 0। ठीक है। अब देखो इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। एक यौगिक में तत्व A, B, C उपस्थित है। यदि इनकी ऑक्सीजन अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः -1, -2, -3 है तो यौगिक का संभावित अणुसूत्र है। तो यौगिक का संभावित अणुसूत्र है। देखो आपको बताया गया है एक यौगिक में तत्व A, B तथा C उपस्थित है। यदि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीजन अंक क्रमशः -1, -2 और -3 है तो यौगिक का संभावित अणुसूत्र है। विकल्प आपके पास AB2C। ये आप -1, ये +2 किलो भाई, ये आप +2 किलो, -1, +2 और -3। अब देखो आप AB2C। अगला विकल्प आपके पास AB3C। अगला विकल्प आपके पास A2B3C और लास्ट विकल्प आपके पास A3B3C। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इस यौगिक का संभावित अणुसूत्र हो सकता है। आपको यही याद रखना है जो यौगिक है, दिए गए यौगिकों की जो ऑक्सीजन अवस्था है उनका योग क्या आने वाला है? 0। और आपको ऑक्सीजन अवस्था बता रखी है -1, +2 और -3। अब आप देखो इनमें से कौन से विकल्प में सभी तत्वों की ऑक्सीजन अवस्थाओं का योग 0 प्राप्त हो रहा है, वही उसका संभावित अणुसूत्र है। आपको बताया गया है कि A, B, C इनकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं वो क्रम से -1, +2 और -3 है। तो हम पहले लेते हैं विकल्प 1। ये हमने लिया है विकल्प 1। यहां पर है अपने पास AB2C। A की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? -1। B की क्या है? +2 इंटू 2 और C की कितनी है? -3। योग करो देखें, -1 +4 -3 कितना हो गया योग? क्या ये -4 हो गया है? ठीक है। और यहां पर भी क्या है आपके पास? +4। तो नेट योग क्या आ गया है? 0। ठीक है। ये आपके हो सकता है, ये आपके विकल्प हो सकता है। अगला देखते हैं AB3C। अगला है आपके पास AB3C। इसमें देखो देखिए A की ऑक्सीजन अवस्था -1, B की कितनी है? +2 इंटू 3, C की कितनी है? -3। योग करो देखिए, -1 +6 -3 टोटल योग कितना आ गया है? 3 और 1 4, माइनस का 4 है, प्लस का 6 है, कितना बच गया यहाँ पर? प्लस का 2। क्या नेट योग 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, अर्थात ये आपके नहीं होगा। ये हो सकता है। तीसरा विकल्प देखते हैं, देखो A2B3C। यहां पर देखते हैं, देखें
एक ही है -1 इंटू 2, बी है +2 गुणा 3 और सी है -3। नेट योग देखते हैं -2 +6 -3। तो ये देखो 3 और 2 5, माइनस का 5 है, प्लस का 6 है, क्या बच गया है प्लस का 1। क्या नेट योग 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, अर्थात ये भी नहीं है। अब देखते हैं चौथा विकल्प देखें। ये अपने पास है A3B3C, A3B3C। तो यहां पर ए का वही है -1 गुणा 3, ये बी है +2 गुणा 3 और सी है आपके पास -3। करो योग देखें इनका, ये होता है -3 +6 -3, ये हो गया -6 +6। क्या नेट योग 0 आ गया है? आ गया ना 0। तो आपके ये भी इसका संभावित अणुसूत्र हो सकता है। तो कौन कौन से विकल्प सही होंगे इसमें? पहला और चौथा, अर्थात ये भी आपके इसका संभावित अणुसूत्र हो सकता है और ये भी आपके इसका संभावित अणुसूत्र हो सकता है। आप बिल्कुल अलर्ट होके देखो, अलर्ट होके सोल्व करा करो। कभी कभी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा भी विकल्प सही हो सकते हैं। तो यहां पर आपके पहला और चौथा दोनों ही इसके जवाब हैं। उतार लो आप। अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से पेरोक्साइड है, निम्न में से पेरोक्साइड है। विकल्प आपके पास CaO, MgO, Li2O, NaO। आपको बताना है निम्न में से पेरोक्साइड है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था, निम्न में से अन्य से भिन्न है, निम्न में से अन्य से भिन्न है, जो औरों से भिन्न है वही उसका जवाब होगा। तो देखो आप, कैल्शियम क्या है आपके? क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। हमने कहा था एस ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीजन अंक सदैव निश्चित होता है और कितना होता है? सेकेंड का +2। अगर ये +2 है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन अंक क्या है? -2। यहां पर भी क्या है इसका ऑक्सीजन अंक? -2। यहां पर है लिथियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह है लिथियम ऑक्साइड। यहां पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक क्या है? -2। अब देख लो कैसे है, वो भी देख लो एक बार। हमने माना, जैसे मैं ले पहले CaO का, अपने को कैल्शियम का पता है, कैल्शियम का कितना होता है? +2। अपने को ज्ञात करना है ऑक्सीजन का, ये रहा x = 0, तो x बराबर क्या हो गया? -2 हो गया ना। देखो ऐसे आपसे पूछे Li2, ये रहा Li2। लिथियम का कितना है? +1, कितने हैं? 2, प्लस x ऑक्सीजन का = 0, तो x बराबर क्या हो गया है? -2 हो गया है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -2 होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्साइड। तो ये क्या है आपके? ऑक्साइड। ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। अब देखते हैं एक बार NaO। सोडियम का ऑक्सीजन अंक क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का x = 0, तो x बराबर क्या हो गया है? -1। क्या -1 आ गया है? जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -1 आता है तो उसे क्या कहते हैं हमें? पेरोक्साइड। तो ये है आपके पास पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो क्या विकल्प टिक हो जाएगा अपने यहां पर? NaO, सोडियम पेरोक्साइड क्या है आपके? अन्य से भिन्न है, या मैं कहूं तीनों तो क्या है आपके पास? ऑक्साइड, और एक क्या है आपके पास? पेरोक्साइड है। ठीक है। निम्न में से सुपर ऑक्साइड है। आपको पहचानना है निम्न में से कौन सुपर ऑक्साइड है। विकल्प अपने पास NaO, MgO, KO2 और आखिरी विकल्प अपने पास KO। देखो
आपको पता है कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1/2। तो आपको ये देखना है इनमें से किस यौगिक में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है। पहले हम देखते हैं NaO वो ही है, सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन का X है इक्वल टू 0, तो X बराबर हो गया है -1। -1 को तो क्या कहते हैं इसे हमें? परोक्साइड। ऐसे हम देखें MgO में वही है, मैग्नीशियम का +2 है, ऑक्सीजन का X मान लिया इक्वल टू 0, तो X बराबर क्या हो गया है? -2। ये क्या है आपके पास? ऑक्साइड। ये क्या है आपके पास? ऑक्साइड। अब अपने पास है KO, वही है इसका +1, X इक्वल टू 0, तो X बराबर -1। ये क्या है आपके पास? परोक्साइड। फिर अपने पास है KO2, पोटेशियम का कितना मानेंगे हम? +1, ये हमेशा फिक्स है, +1 ही रहेगा। और ऑक्सीजन का कितना है? X कितने हैं? 2, तो ये रहा 2X इक्वल टू कोई आवेश नहीं है तो 0, तो 2X बराबर क्या हो गया आपके पास? -1। ये देखो +1 इस साइड आगे कैसा हो जाएगा? -1, तो X बराबर क्या हो गया है? -1/2। और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -1/2 तो उसे क्या कहते हैं हमें? सुपर ऑक्साइड। कर सकते हो आप? उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, दिए गए यौगिकों में प्रदर्शित तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बताए। निम्नलिखित यौगिकों में प्रदर्शित तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पहला है आपके पास H2SO3 में आपको बताना है सल्फर की। दूसरा आपके पास है H2SO4 में वही सल्फर है। HNO3 में नाइट्रोजन है आपके पास। HNO2 में आपके पास है नाइट्रोजन। HClO3 में है आपके पास क्लोरीन। HClO में आपके पास है क्लोरीन। HClO4 में आपके पास है क्लोरीन। अगला आपके पास है ग्रेफाइट। आपको बताना ग्रेफाइट में कार्बन, ग्रेफाइट में कार्बन बताओ आप। अब देखो H2SO3 में आपको बताना है सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है। तो वही है, तरीका क्या है आपको पता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या है सामान्यतः? +1। सीख लो भाई एक बार आप। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो आपने गुणा कर दिया है 2 से। ज्ञात किसी करनी है आपको? सल्फर की। ये माना है हमने सल्फर को X, साथ में प्लस ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीजन क्या है? -2। कितने हैं ऑक्सीजन? 3, तो आप 3 से गुणा कर दो। क्या इसके ऊपर कोई आवेश है? कोई आवेश नहीं है, तो किसके इक्वल कर दो इसको? 0 के इक्वल कर दो। तो ये आपके पास हो गया है 2 + X - 6 इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास है माइनस है, ये है +2, माइनस है में से +2 के तो क्या बच जाएगा? -4। -4 इस साइड कैसा हो जाएगा? +4। तो X बराबर क्या हो गया आपके पास? +4। ये आपके पास है यहां पर +4। अगला अपने पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है सल्फ्यूरस अम्ल। तो वो है हाइड्रोजन का है +1 × 2, सल्फर का है X, ऑक्सीजन का है -2 × 4, आवेश है 0, तो हमने कर दिया इसको 0 के बराबर। ये है आपके पास 2 + X - 8 इक्वल टू 0। 8 माइनस का है, प्लस का 2 है, माइनस का 6 बचेगा, उस साइड आगे कैसा हो जाएगा? ये +6। तो X बराबर हो गया आपके पास +6।
HNO3 में वही है हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का X है -2 इंटू ऑक्सीजन का -2 है, 3 है तो हमने इसको 3 से गुणा कर दिया है। किसके इक्वल है ये? 0 के, तो ये हो गया है 1 + x - 6 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। यहां पर देखो आप, हाइड्रोजन का +1 है प्लस नाइट्रोजन का x है, ऑक्सीजन का -2 गुणा 2, तो 1 + x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया है +3। HClO3 वही है हाइड्रोजन का +1 प्लस क्लोरीन का है x, ऑक्सीजन का है -2 गुणा 3 = 0, तो ये हो गया है 1 + x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो गया यहां पर +5। HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है +5। HClO वही है हाइड्रोजन का +1 क्लोरीन का x है, ऑक्सीजन का -2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +1। जब हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे परक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, क्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये वही है आपके सामने। आगे आपके सामने है HClO4 हाइड्रोजन का है 1, हमने क्लोरीन का माना है x, ऑक्सीजन का है -2, 4 है तो 4 से गुणा कर दो, किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल है, तो क्या 1 + x - 8 = 0, तो x बराबर क्या जाएगा +7। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीजन अंक क्या है 0, क्यों है 0? क्योंकि ये क्या है अपर रूप। अब देखो क्वेश्चन अगला लिखो, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीडेशन नंबर है, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था है, विकल्प आपके पास है +4 +6 +8 और +7, ये विकल्प आपके पास। करो सोल्व। अब यहां पर देखो, अगर हम इसको सोल्व करने जाए तो अगर आप इस तरीके से जाओगे कि H2SO5 है, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं इंटू 2 + x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 5 = 0, तो 2 + x - 10 = 0, तो ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा +8। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था मिलेगी +8, जो कि पूर्णतः गलत है। यह पूर्णतः गलत है। कैसे गलत है? अब देखो, हमने ये कहा था आपको कि ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीजन अंक क्या होता है -2, हमेशा नहीं कहा था। तो यही आपके सामने यहां पर हो रहा है, जो आपको 5 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये 500 के 500 ही ऑक्साइड नहीं है, इनमें से एक आध क्या है पेरोक्साइड भी है। ये सारे के सारे आपके पास ऑक्साइड नहीं है, इनमें आपको पेरोक्साइड भी देखने को मिलेगा, और वो पता चलेगा जब हम इसकी संरचना बनाएंगे। तो पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं। ये है आपके पास H2SO5, अब देखो H2SO5 उसकी संरचना ये है। अब यहां पर देखो, देखिए 5 ऑक्सीजन है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 और 2। अब यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर बाउंडेड है, यहां पर यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंधित है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आवेश है -1 और इसके ऊपर भी आवेश है -1, अर्थात क्या है ये पेरोक्साइड है। ये क्या है पेरोक्साइड है। यहां पर देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आवेश है -2, यहां पर भी है -2, यहां वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी आवेश है -2, लेकिन इन दोनों के ऊपर क्या है -1 और -1। इसको हम बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। लिंकेज, पेरोक्सी बंधन। अब देखो, अब आपको अगर इनकी संरचना पता है तो अब आओ अपने तरीके से, वही है H2SO5, वही है हाइड्रोजन का +1, कितने हैं 2, प्लस सल्फर का है x, माइनस ऑक्सीजन का -2। कितने ऐसे ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड अवस्था में है, 1 2 और 3, तो हमने गुणा कर दिया इसको 3 से, -1 इंटू कितने ऑक्सीजन -1 में, अर्थात पेरोक्साइड में है, कितने हैं 2, तो ये रहा आपके पास 2, इक्वल टू
0। एक बार देखो भाई, आपके पास 5 ऑक्सीजन है H2SO5 में, उन 5 में से जो 2 ऑक्सीजन है वो है पेरोक्साइड में और जो 3 ऑक्सीजन है वो है ऑक्साइड में। अर्थात 2 ऑक्सीजन के ऊपर आवेश है -1 और 3 के ऊपर आवेश है -2। तो लिखो इस समीकरण में मान, तो ये हो गया अपने पास 2 + x - 6 - 2 = 0। ये -2 है, ये +2 है, कट गया, क्या बच गया माइनस है। उस साइड आगे कैसा हो जाएगा, ये प्लस का। अच्छा, तो x बराबर क्या हो गया है, प्लस है। तो आपको पता चल गया होगा H2SO5 में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +6। कर सकते हो आप, ऐसे कर लेना, ठीक है। और वैसे भी देख लो एक बार, अगर सल्फर के बाह्यतम कोश में देखें हम, सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्या यही है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और 2 6। इसके बाह्यतम कोश में जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 निकाल देगा तो क्या बचेगा, +6। जब इसके पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है, +8 दर्शा सकता है, नहीं दर्शा सकता। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ही 6 है, अर्थात मैक्सिमम +6 ही ऑक्सीजन अवस्था दर्शा सकता है, ठीक है। ये हो गया।